Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट द डिटेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक पी शेप्ड ग्लैंड होता है और इसके फर्दर टू लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब है, एक पोस्टीरियर लोब है। आज हम फर्दर उनकी डिटेल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये क्या है? इट इज़ अ पी शेप्ड ग्लैंड। और इसके अगर हम लोब्स की बात करें तो हमारे पास इसके टू लोब्स हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी उनके नेम डिस्कस किए थे। एक को हम कहते हैं एंटीरियर लोब और एक है पोस्टीरियर लोब। अब ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब्स हैं इनके हमने बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम्स भी किए थे, बायोलॉजिकल नेम्स भी किए थे, यानी कि इनके जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं वो थे जी हमारे पास। एंटीरियर लोब को हम नाम देते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर लोब को हमने नाम दिया था न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है अटैच कहाँ पे होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन है, इसके बाद एक स्टॉक होती है, ये क्या है? हाइपोथैलेमस। दिस वन इज अ स्टॉक। इस स्टॉक का हमने नाम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, इसका नाम है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि इस स्टॉक के साथ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके टू लोब्स होते हैं। दिस वन इज एंटीरियर लोब और adenohypophysis and the second one is going to be posterior lobe और न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये टू लोब्स थे। फिर हमने बात की थी कि जो हमारे पास इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि एंटीरियर जो लोब है पिट्यूटरी का, यहाँ पे हमारे पास टू पाउच होते हैं और जो पोस्टीरियर लोब है यहाँ पे एक पाउच होता है, या फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे टेस्टिस मौजूद होती हैं स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब आज हम डिस्कस करेंगे कि एंटीरियर जो लोब है ये कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ करता है और पोस्टीरियर लोब जो है ये कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। अच्छा, उससे पहले एक बात जो हमें याद रखनी वो ये है कि हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर जो है ये एक ही तरह के टिश्यू से बने हुए हैं। ठीक है, और जो एंटीरियर का जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेम नहीं होते हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर वाले, क्योंकि एंटीरियर जो पिट्यूटरी है ये जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है उस वक़्त एक मेम्ब्रेन होती है नोज़ वाले एरिया में। ठीक है, उस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं नेज़ोफेरिंजियल मेम्ब्रेन। तो नेज़ोफेरिंजियल मेम्ब्रेन से ना एक पाउच रिलीज़ होता है जो कि पिट्यूटरी के साथ आके अटैच हो जाता है और इसका इंटीरियर लोब बनाता है। हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर जो है ये एक ही तरह के टिश्यू से बने हुए हैं। एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द पाउच released by the nasopharyngeal membrane during the embryonic stages of baby। ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेबी की डेवलपमेंट हो रही थी उस वक्त ये अटैच होता है पाउच और एंटीरियर लोब जो पिट्यूटरी का उसकी फॉर्मेशन होती है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एंटीरियर लोब जो है वो कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है। ओके, जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का ये 7 हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जिसका हार्मोन है दैट इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इस ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रोफिन हार्मोन भी कहते हैं। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, सोमैटोट्रोफिन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड पे ये हार्मोन रिलीज करता है उस हार्मोन को हम नाम देते हैं प्रोलैक्टिन का। प्रोलैक्टिन, ठीक है। थर्ड पे हार्मोन रिलीज करता है मेलानोसाइट, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोर्थ पे रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिफ्थ में हमारे पास ये रिलीज करता है
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम FSH से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 में हमारे पास से रिलीज करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट में हम LH भी कहते हैं, इसको TSH, इसको MSH। ठीक है। 7th पे हमारे पास ये जो हार्मोन रिलीज करता है दैट इज एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ATH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये 7 हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है ये रिलीज करता है। तो इनमें से हम जो हमारा स्लेबाय है उसके अंदर जो मेंशन किया गया हार्मोन है जिसमें आ जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और हमारे पास आ जाता है ग्रोथ हार्मोन एक सोमेटोट्रोपिन। तो हम उन्हीं की डिटेल यहाँ पे फिलहाल डिस्कस करेंगे जो कि हमारे स्लेबाय का हिस्सा है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ हार्मोन। अब इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो है वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो हार्मोन होते हैं वो ब्लड के अंदर मूव करते हुए बॉडी के टारगेट टिश्यूज, ऑर्गन्स, सेल्स तक जाते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता एक वो हार्मोन जिसने जाके किडनी के ऊपर अफेक्ट करना है वो हमारे स्टमक को अफेक्ट करे, या जिससे हमारे जो गोनेड्स हैं वहाँ पे अपना रोल प्ले करना है, वहाँ पे रिलीज़ होकर कुछ सिक्रीशंस रिलीज़ करवानी है, वो जाके हमारे हार्ट के ऊपर एक्ट करे। तो हर हार्मोन जो है, जितने भी बॉडी के अंदर हार्मोन है, हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। एवरी हार्मोन हैव अ स्पेसिफिक रिसेप्टर फाउंड ऑन द स्पेसिफिक सेल। ठीक है। हर जो बॉडी का हार्मोन है इसके लिए एक ख़ास तरह का रिसेप्टर होता है जो कि बॉडी के उसी सेल के पास, उसी हार्मोन, उसी टिश्यू के पास मौजूद होता है, और हार्मोन वहाँ जाके उस रिसेप्टर के साथ अटैच होगा और अपना जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करेगा। बाकी पूरी बॉडी के अंदर वो हार्मोन मूव कर रहा है लेकिन वो नॉन फंक्शनल होगा, वहाँ पे वो अपना कोई रोल प्ले नहीं करेगा। ठीक है। तो हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन है इसका क्या काम है? इसका काम है कि इसने बॉडी के अंदर ग्रोथ करवानी है। अब अगर इसने बॉडी के अंदर ग्रोथ करवानी है तो इसका कुछ टारगेट एरिया भी होगा जिस एरिया के ऊपर जाके ये एक्ट करेगा और वहाँ पे जाके हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ को इनिशिएट करवाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन जिसका सेकंड जो हमने नेम है वो डिस्कस किया है दैट इज़ सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है। तो ये सोमेटोट्रोफिन हार्मोन हार्मोन क्या करेगा? इसका टारगेट एरिया क्या होगा? इसके टारगेट्स कौन-कौन से होंगे? ये कहाँ-कहाँ जाके बॉडी के ऊपर जो है वो अफ़ेक्ट करेगा और ग्रोथ को इनिशिएट करवाएगा? इसके टारगेट में सबसे पहले आ जाते हैं बॉडी के मसल सेल्स। ये बॉडी के मसल सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा। ठीक है। इसके अलावा इसके टारगेट में आ जाता है लिवर सेल्स। ठीक है। बॉडी के तकरीबन तमाम ऑर्गन्स और तमाम टिश्यूज़ ही इसके टारगेट में आएँगे। ठीक है। इसके अलावा इसमें आ जाएँगे बोन सेल्स। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं बॉडी के अंदर। तो ये जो सारे हैं ये क्या है? इसके टारगेट एरियाज़ हैं और इन एरियाज़ के ऊपर जाके सोमेटोट्रोपिन हार्मोन क्या करेगा? एक्शन परफॉर्म करेगा। इन एरियाज़ के अंदर सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के लिए रिसेप्टर होंगे। फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक सेल है, इनमें से किसी भी टिश्यू का, किसी भी सेल का, तो इस सेल के ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे ये, और ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे? दीज रिसेप्टर विल एक्सेप्ट द हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। तो ये उस हार्मोन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होंगे और फिर बॉडी के अंदर उस हार्मोन का जो प्रॉपर काम है ग्रोथ करवाना, ठीक है, वो काम जो है वो स्टार्ट करवाएंगे। तो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो है ये उसके टारगेट एरियाज है। अब ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ में ये है कि अगर बॉडी के कोई भी एरिया, कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू ग्रो करना चाहता है तो ग्रो करने के लिए उसको क्या चाहिए? वहाँ पे ग्लूकोज का लेवल हाई होना चाहिए, प्रोटीन्स का लेवल हाई होना चाहिए, क्योंकि बॉडी के जो मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की डिमांड उस एरिया के अंदर बढ़ जाएगी, उस एरिया के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा, और ये कैसे इंक्रीज़ होगा? हार्मोन के इन्फ्लुएंस में इंक्रीज़ होगा। अच्छा, हम पहले ना ग्रोथ को डिस्कस कर लेते हैं।
कि ग्रोथ होता गया। ठीक है, ग्रोथ के लिए हमें चाहिए बहुत सारी ग्लूकोज और साथ में चाहिए प्रोटीन्स। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, अब हमारी बॉडी में जो लीवर है, लीवर के पास क्या होती है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है। किस शक्ल में? ग्लाइकोजन की शक्ल में। फॉर एग्जांपल लीवर के पास है जी ग्लाइकोजन। अब बॉडी के अंदर सेल्स को ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, सेल को एनर्जी चाहिए बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और सेल को जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ऐसा नहीं है कि सेल के पास हम कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी भेजें और सेल उसको एक्सेप्ट कर ले। सेल्स मोस्टली जो एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करते हैं दैट इज़ ग्लूकोज। तो सेल को चाहिए एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। ठीक है, और जो फूड से मिलने वाली एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में लीवर में स्टोर होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल सेल को एनर्जी चाहिए और उस वक़्त कोई और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, तो बॉडी के सेल्स क्या करेंगे? जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की शक्ल में ग्लूकोज मौजूद है, इसका ब्रेक डाउन होगा। ये ग्लाइकोजन है फॉर एग्जांपल, इसका ब्रेक डाउन होगा और ये कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में, और ग्लूकोज शामिल होगी ब्लड वेसल में, और ब्लड से जो बॉडी के टारगेट सेल्स है वहाँ तक ग्लूकोज जाएगी, और फिर यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी जो कि सेल यूटिलाइज करेगा और ग्रो करेगा। जब सेल को एनर्जी मिलेगी ऑटोमेटिकली सेल की तमाम एक्टिविटीज़ सेल परफॉर्म करेगा। ठीक है, जब सेल की तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी तो सेल जो हैं वो हेल्दी तरीके से ग्रो करेंगी, इंक्रीज़ करेंगे, माइटोसिस करेंगे, और बॉडी के अंदर जो ग्रोथ है वो सही तरह से देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। दिस वन इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन ग्लूकोज का, और ग्लाइकोजन का सॉरी ब्रेक डाउन ग्लूकोज में। इसके अलावा अगर बॉडी के अंदर लिपिड्स हैं तो लीवर क्या करता है? लिपिड्स का ब्रेक डाउन भी करवाता है ग्लूकोज में। ठीक है, और ग्लूकोज यहाँ से होती हुई सेल के अंदर जाएगी और सेल अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। अब लिपिड से जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई है ग्लाइकोजन के अलावा किसी और सोर्स से, किसी नए सोर्स से। ठीक है, इस तरह प्रोटीन से भी ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो सकती है। तो सेल क्या करेगा? ग्रो करने के लिए, फॉर द ग्रोथ, क्योंकि पूरी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, तो एक इंडिविजुअल सेल ग्रो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। इसके अलावा सेल को चाहिए बहुत सारी प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट सेल कैसे फुलफिल करेगा? प्रोटियोजेनेसिस के ज़रिए से। तो जब सेल को बहुत सारी ग्लूकोज और बहुत सारी प्रोटीन्स मिलेंगे तो सेल्स ग्रो करेंगे, और उनके ग्रो करने से एक जो ह्यूमन है उसके अंदर भी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये ग्रोथ का एक जनरल ओवरव्यू था। अच्छा, अब हम आते हैं ग्रोथ हार्मोन में। अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो कितनी अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा, ये काफ़ी हद तक हमारी जो है वो जीन्स पे भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो जीन्स ही डिसाइड करती हैं कि एक इंसान की जो हाइट है वो कितनी होगी। ठीक है, इसके अलावा हमारी कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिसाइड करती हैं कि हम कितने फिज़िकली एक्टिव हैं, और हमारी जो ग्रोथ है वो उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। लेकिन कुछ हद तक जो हमारी ग्रोथ है, जो हाइट है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर जीन्स, और इसी वजह से जो जीन्स हैं वो डिसाइड करती है कि कितनी अमाउंट में जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज़ होगा। अब अगर ये ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में एक ख़ास एज तक रिलीज़ होता है तो एक इंसान की हाइट, वेट, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो नॉर्मल होती है। और अगर ये लेस अमाउंट में रिलीज़ होता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन लेस अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है, तो उस केस में एक इंसान की हाइट जो है वो शॉर्ट होगी, और उससे हम नाम देंगे एक डिसऑर्डर का, विच इज़ ड्वार्फिज़्म। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो जाता है तो इससे एक डिसऑर्डर होती है जिसको हम नाम देते हैं गाइगेंटिज़्म। ठीक है, और अगर ये ग्रोथ हार्मोन एक स्पेसिफिक एज के बाद ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है तो उस डिसऑर्डर को हम नाम देते हैं एक्रोमेगली। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पर्सन उसके हैंड और फीट जो उनका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं जी। एंटीरियर लोब जो है वो 7 हार्मोन्स रिलीज़ करता है। इनमें सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन,
ग्रोथ हार्मोन बॉडी के ये कुछ टारगेट एरियाज़ है जहाँ पे जिनको अफेक्ट करता है। इन एरियाज़ में ग्रोथ हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स ग्रोथ हार्मोन को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद क्या करते हैं, उस एरिया के अंदर ग्रोथ इनिशिएट करवाते हैं। ग्रोथ कैसे इनिशिएट होगी कि उस एरिया के अंदर ग्लूकोज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी, प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे ग्लूकोज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्लड में शामिल होके सेल्स तक जाएगी। प्रोटीन्स की फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी ताकि सेल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज़ और प्रोटीन्स मिले और वो सेल अपनी अमाउंट को बढ़ाए और उनके बढ़ने से ही एक जो ह्यूमन है, एक जो इंसान है, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास सेकंड हार्मोन है जो कि एंटीरियर लोब जो है वो रिलीज़ करता है, दैट इज़ थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे किसके नाम से पता चल रहा है, ये क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड stimulates thyroid gland to release its hormones। ये क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड जो है उसको स्टिमुलेट करेगा कि तुम अपने हार्मोन्स जो है वो रिलीज करना शुरू कर दो। और ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है और किस तरह बॉडी के फंक्शंस में हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये हमारे पास एंटीरियर लोब के हार्मोन्स है जो कि हमारे सिलेबाई में डिस्कस किए गए और हमने भी इन्हीं की डिटेल्स बस करनी अच्छे से याद। तो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की 2 लोब्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब जो है टोटल 7 हार्मोन्स रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन। अच्छा, ये जो प्रोलैक्टिन है मेलानोस प्रोलैक्टिन की अगर हम बात करें तो ये फीमेल्स के अंदर जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन करवाने में अपना रोल प्ले करता है। मेलानोसाइट जो है ये हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन के लेवल को मेंटेन करवाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये दोनों जो है ना गोनेट्स में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा अगर हम एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की बात करें तो ये जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है ये वहाँ पे होते हैं, रिलीज होते हैं हार्मोन्स। तो हमने जो डिटेल में करने थे वो थे ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड को इनिशिएट करेगा कि आप अपने हार्मोन्स जो उनको रिलीज़ करें। ठीक है, और यहाँ तक होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.